आज हम लोग निवासीय स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। निवासीय स्थिति यानी रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में पढ़ेंगे। बिना रेसिडेंशियल स्टेटस को जाने हुए टोटल इनकम पर टैक्स जो कंप्लीट किया जाता है वो संभव नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमको क्या करना है आज कि रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में जानना है, तब उसके बाद हम टोटल एसेट्स को कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे। तो यहाँ हम रेसिडेंशियल स्टेटस में ये जानेंगे कि रेसिडेंशियल स्टेटस माने क्या है। एक एसएससी का यानी एक व्यक्ति का रेसिडेंशियल स्टेटस बिना जाने हुए हम उसको कैलकुलेशन नहीं कर सकेंगे। एक एसएससी में हु कैन एलिजिबल टू पे इनकम, कौन मैंने कर चुकाता है, उसमें हमने बताया था कि बहुत से एसएससी होते हैं। उस एसएससी में बहुत से लोग हैं, तब बहुत से एसएससी में जब बहुत से लोग होते हैं तब उसमें कौन एसएससी का सभी का हम सबसे पहले जानेंगे कि उसका निवासी स्थिति क्या है, चाहे वह इंडिविजुअल हो, एचयूए हो, फर्म हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कंपनी हो, बीओआई हो, एओपी हो या लोकल अथॉरिटी हो, कोई भी हो, कोई भी एसएससी हो, उस सब का हम सबसे पहले उसकी माने हम जानेंगे निवासी स्थिति। तो चलिए हम आपको देखते हैं कि निवासी स्थिति क्या होती है। अकॉर्डिंग टू द रेसिडेंशियल स्टेटस द एसएससी कुड बी आइदर बी, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, माने रेसिडेंशियल स्टेटस एक एसएससी का क्या होना चाहिए, दो हो सकता है, या तो वह इंडिया का निवासी होगा या इंडिया का बाहर का निवासी होगा। दो तरह हो सकता है, किसी भी एसएससी का निवासी स्थिति दो ही हो सकते हैं, या तो इंडिया का होगा या इंडिया के बाहर का होगा। तो इसको दो पार्ट होते हैं, रेसिडेंस इन, इसमें हम देख रहे हैं रेसिडेंस इन इंडिया और नॉन रेसिडेंस इन इंडिया एसएससी ये भी हो सकते हैं। आप ये जान गए कि कोई भी एसएससी दो तरह के होंगे, या तो भारत के होंगे नहीं तो भारत के बाहर होंगे, तब ना उन पर मैंने कर कैसे लगाया जाता है वो जानेंगे। तो ये जब जान गए तो आप आगे और जानिए कि जो एसएससी है, एसएससी में क्या होते हैं कि जब इसको हम जान गए तो एसएससी में आपको हमने बताया कि इंडिविजुअल एचयूएफ जो होते हैं, इंडिविजुअल और एचयूएफ होते हैं, उसमें थोड़ा सा समझना अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। बाकी जो होते हैं, बाकी जो पर्सन होते हैं, बाकी जो एसएससी होंगे, करदाता होंगे, उनको तो दो ही होंगे, या तो रेसिडेंस इन इंडिया होंगे या नॉन रेसिडेंस इन इंडिया होंगे। लेकिन ये दोनों को अच्छी तरह से समझेंगे। क्या है कि इफ इंडिविजुअल और एचयूएफ इज ए रेसिडेंट इन इंडिया, दे विल बी आइदर, यदि वह रेसिडेंशन इन इंडिया का है, कौन, इंडिविजुअल और एचयूएफ, ये दोनों यदि इंडिविजुअल और एचयूएफ को जानना है कि यदि वह रेसिडेंस इन इंडिया का है तो वह दो प्रकार के होंगे। दो प्रकार के कौन कौन होंगे, एक रेसिडेंस एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंस इन इंडिया होंगे, एक साधारण निवासी होंगे और एक असाधारण निवासी होंगे। एक क्या होंगे, साधारण निवासी और एक असाधारण निवासी। द रेसिडेंस एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंस इन इंडिया होंगे और रेसिडेंस बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस इन इंडिया होंगे। इसको शॉर्ट में आर को आर से भी हम इंगित कर सकते हैं और इसको भी शॉर्ट में हम RNOR से इंगित करेंगे। ठीक है, तो अभी आपने इंडिविजुअल और एचयूएफ के बारे में जान गए कि दो प्रकार के होंगे, दो तरीके के होंगे, रेसिडेंस एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंस इन इंडिया और रेसिडेंस बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस इन इंडिया, दो तरह। अब देखिए, ये तो हमने बताया था कि एसएससी में जो होते हैं, एसएससी कई तरह के होते हैं, करदाता कई तरह के होते हैं,
कई तरह में हमने ये बताया कि इंडिविजुअल एचयूएफ के बारे में। बाकी और भी करदाता है, और भी पर्सन है, वो पर्सन में और भी जो है उसमें जो है उनकी क्या स्थिति, उनको क्या देखेंगे। इसमें तो हम देखें कि रेजिडेंस एंड द ऑर्डिनरी रेजिडेंस और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ में। लेकिन बाकी में क्या करते हैं कि इन केस ऑफ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ इट विल बी आइदर बी। यदि आपको पर्सन यानी करदाता एसएससी अदर देन द इंडिविजुअल एंड एचयूएफ इंडिविजुअल और एचयूएफ से माने नहीं है, इंडिविजुअल और एचयूएफ नहीं है, तो उसको माने उसका हम कैसे निवासी स्थिति पता करेंगे। तो उसमें दो तरह के होंगे, एक होंगे माने रेसिडेंस इन इंडिया और दूसरा होगा नॉन रेसिडेंस इन इंडिया। ये हम अब इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में हम जानते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का निवासीय स्थिति, निवासीय स्थिति में हम जानेंगे कि वह सबसे पहले ये जाने कि इंडिविजुअल इंडिया का है या नहीं है। यदि वह इंडिया का है तो रेसिडेंशियल होगा, यहाँ का निवासी होगा, और यदि इंडिया का नहीं है, इंडिया के बाहर का है कहीं का, तो वो नॉन रेसिडेंस होंगे। लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है, बता रहे हैं। कंडीशन क्या है, पहले हम जान जाएंगे रेसिडेंट किसको कहेंगे। इंडिया का है उतना हो जाने से ही केवल आपको इंडिविजुअल को रेसिडेंशियल नहीं माना जाता है। उसको जानने के लिए कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन यदि फुलफिल करेंगे तब ही वह रेसिडेंट होंगे, इंडिया के रेसिडेंस होंगे। वो कंडीशन क्या है, तो दो कंडीशन है, एक बेसिक कंडीशन और दूसरा है एडिशनल कंडीशन। तो पहला है बेसिक कंडीशन में क्या होता है कि प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 182 डेज 182 डेज, थोड़ा ध्यान देंगे कि कम से कम हुआ है भारत में 182 दिन वह प्रेजेंट रहा, और मोर ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल कम से कम कितना, गत वर्षों में कितना दिन रहना जरूरी है, 182 दिन। पहला ए हुआ, ए पहला कंडीशन हुआ बेसिक कंडीशन में, पहला पॉइंट हुआ या। और दूसरा जो पॉइंट होगा, दूसरा क्या है कि प्रेजेंट इंडिया फॉर 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 65 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 इयर्स इमीडिएटली। यानी प्रीवियस ईयर में कम से कम वह 4 सालों में उसको 365 दिन रहना अनिवार्य है। 4 सालों में 365 दिन, लेकिन प्रीवियस ईयर के जस्ट पीछे वाला साल में कम से कम उसको 60 दिन भी होना चाहिए, 60 डेज भी होना चाहिए, 60 डेज। ऐसे तो 365 दिन तो है ही है। यदि ये दोनों कंडीशन फुलफिल करते हैं तब वह रेसिडेंस होंगे, वह रेसिडेंस होगा, निवासी होगा। ऐसे नहीं कि वह जो इंडिविजुअल कब रेसिडेंस होगा, जब एक दोनों कंडीशन फुलफिल करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों कंडीशन नहीं मिले, जिसमें से एक ही कंडीशन फुलफिल करें। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों कंडीशन फुलफिल करें, दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल कर सकते हैं। जब ए बेसिक कंडीशन हम देख लेते हैं तब उसके बाद एडिशनल कंडीशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एडिशनल कंडीशन में क्या है कि वह he is residence at the least 2 out of 10 previous year, यानी 10 सालों में कम से कम 2 साल, 10 सालों में ये एडिशनल कंडीशन हम बता रहे हैं, 10 साल में कम से कम 2 साल उसको माने यहाँ रहना जरूरी है। प्रीवियस ईयर में 10 साल में 2 साल गत वर्षों में रहना जरूरी है, पहला हुआ एडिशनल कंडीशन में। दूसरा एडिशनल कंडीशन में क्या है, his stay in India in last 7 years presiding in resident previous in 730 days, और 7 सालों में क्या होना चाहिए, कम से कम 730 दिन होना चाहिए। ये एडिशनल कंडीशन है, ये एडिशनल कंडीशन है। यदि वह इंडिविजुअल
ये तो पूरा कर लिया, कंडीशन बेसिक कंडीशन पूरा कर लिया। और एडिशनल कंडीशन में ऐसा है कि एडिशनल कंडीशन में भी पूरा कर लिया, पूरा एडिशनल कंडीशन भी पूरा कर लिया, तब वह जो होंगे ये दो प्रकार के होते हैं। हम जैसे कि पहले बताए हैं, एक ROR होते हैं, रेजिडेंस ऑर्डिनरी रेजिडेंस और रेजिडेंस नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस, दो तरह के होते हैं। रेजिडेंस ऑर्डिनरी रेजिडेंस कौन होते हैं कि एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड करते हैं। यदि सेटिस्फाइड कर लिए तो क्या होगा, बेसिक कंडीशन का जो सेटिस्फाइड कर लिए ए बेसिक कंडीशन, तो एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाइड कर लेंगे तो उसको हम रेजिडेंस कहेंगे, उसको हम ROR कहेंगे। और यदि एडिशनल कंडीशन किसको क्या एडिशनल कंडीशन में वो सेटिस्फाइड माने नहीं करते हैं, सेटिस्फाइड एक सेटिस्फाइड कर गए और एक नहीं करते हैं, तो उसको हम कौन सी कहेंगे RNOR, रेजिडेंस नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस कहते हैं। दैट्स इट, समझे। तो इस तरह के रेजिडेंस माने रेजिडेंस और नॉन रेजिडेंस के बारे में तो माने आप रेजिडेंस के बारे में समझे। अब आप लोगों को हम बता रहे हैं कि नॉन रेजिडेंस के बारे में। तो इसमें नॉन रेजिडेंस कौन होगा, जो एक कंडीशन को सेटिस्फाइड ऑन एनी ऑफ बेसिक कंडीशन, यानी वो जो होगा ये सेटिस्फाइड नहीं करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, यानी लिख दीजिए इसको, नॉट सेटिस्फाइड ऑन एनी बेसिक कंडीशन, not satisfied of any the basic of any the basic conditions। यानी कहने का मतलब ये है कि ए जो सेटिस्फाइड नहीं करता है, सेटिस्फाइड कर गया तो रेजिडेंट हुआ, और ए सब सेटिस्फाइड नहीं किया, मान लिया ये सब सेटिस्फाइड नहीं किया तो क्या होंगे, तो नॉन रेजिडेंस। ये है आपको इंडिविजुअल के लिए। अब आगे हम चलते हैं। इंडिविजुअल के बारे में तो आप निवासी स्थिति यानी रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में मालूम हो गया, यानी एसएससी ने इंडिविजुअल को मालूम हो गया। अब हम आगे चलते हैं, किसका, हम चलते हैं HUF। HUF में क्या है, सो देखिए थोड़ा उसको भी हम लिख करके बता देते हैं। अभी इंडिविजुअल के देखें, अब हम बता रहे हैं रेजिडेंस ऑफ HUF। HUF के देख रहे हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में भी जिस तरह इंडिविजुअल का हुआ है उसी तरह का है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। इसमें भी होते हैं एक निवासी और एक अनिवासी, यानी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंस। रेजिडेंस किसको कहेंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में रेजिडेंस कौन होगा कि इट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स इज सिचुएटेड होली एंड पार्टली इन इंडिया। उसका कंट्रोल, नियंत्रण और प्रबंध पूरा जो होगा या अंशतः भारत के माने अंतर्गत होगा, भारत में होगा। भारत से यदि उसका पूरा नियंत्रण और प्रबंध होता है तो वह रेजिडेंस होंगे। ठीक है, इसको समझ गए। अब है कि नॉन रेजिडेंस कौन होंगे, नॉन रेजिडेंस तो नहीं देखे, इट कंट्रोल, यही है इट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट of the affairs is situated only or partly in outside India।
यानी कहने का मतलब है ये जो होता है आपका निवासी किसको कहेंगे, जो पूरा जिसका कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ होता है, अंशतः या पूर्णतः होता है आउटसाइड इन इंडिया, अंशतः और वो माने जो अंशतः या पूर्णतः इंडिया में होता है उसको हम निवासी कहते हैं। और क्या कहते हैं, और नॉन रेसिडेंस कौन होंगे, उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ होता है, आउटसाइड इंडिया, यानी इंडिया के बाहर, भारत के बाहर यदि उसका प्रबंध और नियंत्रण होता है तब वो कौन होंगे, नॉन रेसिडेंस होंगे। समझ गए होंगे कि रेसिडेंस कौन होंगे और नॉन रेसिडेंस होंगे। अब देखिए इसमें आपको एक लिख देना है कि इसमें थोड़ा सा और भी ध्यान देना है। अब इसमें है कि इफ द HUF रेसिडेंस then the status of the कर्ता would be determined whether the HUF is। अब तो यहाँ तो रेसिडेंस तो आप देख रहे कंट्रोल और मैनेजमेंट यदि है इंडिया में तो रेसिडेंस होंगे, निवासी होंगे, लेकिन उसमें ROR होंगे कि RNOR होंगे, इसको जानना है। तो इसको जानने के लिए है कि अगर क्या करेंगे, कर्ता क्या है, कर्ता को यह देखना होगा जो हमने बताया था इंडिविजुअल में कि माने रेसिडेंस है तो ROR है या NOR है। यदि वह ROR है या RNOR है तो इसको उसी तरह से देखते हैं जैसे उसी कंडीशन को देखते हैं जिसमें हम इंडिविजुअल को देखेंगे। उसमें भी हमने बताया था कंडीशन, एडिशनल कंडीशन बताए थे। एडिशनल कंडीशन में ROR और RNOR हम बताए थे कि उसमें जो कंडीशन था एडिशनल कंडीशन में वही कंडीशन यहाँ भी लागू करता है, यहाँ भी वही लागू करेंगे। और वो कंडीशन में ROR इफ कर्ता इज ROR देन HUF वुड बी ROR। यदि कर्ता जो है उसका कर्ता यानी मुखिया, कर्ता मतलब मुखिया, मुखिया हम लोग भी कहें या कर्ता कहिए एक ही बात है। तो यानी उसका मुखिया होगा यदि ROR कब होगा, जब वह एडिशनल कंडीशन फुलफिल करेगा। एडिशनल कंडीशन जो तो हम बताए थे वो फुलफिल करेगा तो वो ROR होगा, और यदि फुलफिल नहीं करता है तो RNOR होंगे। इफ कर्ता इज RNOR देन द HUF वुड बी RNOR। तो एक आपको हमने बताया HUF के बारे में, HUF एक बार के रेसिडेंशियल स्थिति के रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में बताया। अब हम आगे हम बताते हैं क्वेश्चन में जो इंडिविजुअल को देख लिए, HUF को देख लिए, अब देखते हैं फर्म का, A और R का, कंपनी का। तो सबसे पहले हम इसमें कोई खास नहीं है, आपको HUF फर्म में HUF फर्म या AOR इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें कोई खास नहीं है AOR, तो AOR नहीं AOP पर्सन होता है के बारे में देखेंगे। तो AOP के बारे में हाँ, HUF फर्म और AOP में ये जो कंडीशन था रेसिडेंस और नॉन रेसिडेंस के लिए वही फर्म में AOP में भी रहता है। फर्म में रेसिडेंस में क्या था, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स इज सिचुएटेड इन होली और पार्टली इन इंडिया, तो उसको हुआ रेसिडेंस। उसमें ROR और RNOR नहीं होते, इसमें फर्म में AOP में ये दोनों नहीं होते हैं, इसमें केवल होते हैं रेसिडेंस और नॉन रेसिडेंस। तो रेसिडेंस कौन होंगे, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया। पूरा कंट्रोल यदि होता है माने पूरा अंशतः या पूर्णतः कंट्रोल यदि भारत से होता है तो फर्म में तो उसको रेसिडेंस होंगे या AOP होता है रेसिडेंस होंगे, और नहीं होते हैं आप सब इंडिया में होते हैं तो नॉन रेसिडेंस होंगे। इसे भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आइए इसी में थोड़ा सा हम बताते हैं कंपनी के बारे में। क्या है कि कंपनी
के बारे में हम देख रहे हैं। अभी आप देख लिए फर्म का, उसके बाद एओपी का भी देख ली। अब आइए कंपनी का। कंपनी के रेजिडेंशियल स्टेटस देखते हैं, रेजिडेंस ऑफ कंपनी का देखते हैं। कंपनी में भी रेजिडेंस जो होते हैं, इसमें रेजिडेंट होते हैं और रेजिडेंस या निवासी होते हैं और अनिवासी होते हैं, बस इतने ही होते हैं। तो रेजिडेंस कौन होंगे, इसमें दो बातें हैं आपको जाननी है। एक इंडियन कंपनी होना चाहिए और दूसरा इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया होना चाहिए। यानी ये दो बातें होनी चाहिए। यदि अब यहाँ है इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया, यानी भारत में ही उसका प्रबंध भारत से ही, तब वो होगा रेजिडेंस, यानी यहाँ के माने निवासी होंगे। और यदि नॉन रेजिडेंस कौन होंगे, नॉन रेजिडेंस होगा इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया। यदि वह विदेशी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनी तो होंगे ही, और साथ ही साथ यदि वह प्रबंध वहां से हो रहा है, विदेशों से हो रहा है उसका, तब वह आउटसाइड इंडिया है, तब वह नॉन रेजिडेंस होगा। बस इतना ही जानना है इसमें कंपनी के रेजिडेंस स्टेटस के बारे में। बस आप इसके बाद नहीं है, आप लोगों को हम अब रेजिडेंस के बारे में, रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में पूरा बता दिए कि जितने भी व्यक्ति का यानी पर्सन का जितने भी एसएससी थे, उस सब का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे मालूम करते हैं, इसको मैंने पूर्णतः आप लोगों को बता दिए हैं। आप पॉज करके अपना देख लेंगे। मैंने एक पूरा हो गया। अब आगे हम अगले दिन बताएंगे। थैंक यू।